सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बाजार ने हॉरर शो दिखा दिया। डीएचएफएल की खबर से पूरा बाजार एक झटके से हिल गया। सेंसेक्स एक वक्त 1000 पॉइंट से ज्यादा टूट गया। सभी एनबीएफसी शेयर्स में डर बैठ गया और वो भी टूटे। हालांकि बाद में बाजार कुछ हद तक रिकवर भी हुआ, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बाजार में सब कुछ ठीक है या ये किसी बड़े खतरे की आहट है। इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा, मार्सलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी और मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान। आप सभी का स्वागत है। बग्गा साहब, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, क्योंकि एक फंड ने, डीएसपी म्यूचुअल फंड, उन्होंने डीएचएफएल दीवान हाउसिंग फाइनेंस के कुछ बॉन्ड बेचे, और वो जो बॉन्ड बेचे गए वो बिक भी गए, लेकिन उसकी यील्ड ज़्यादा हो गई, यानी हम कह सकते हैं कि बॉन्ड थोड़े डिस्काउंट पर बेचे गए। वहाँ से ये पैनिक शुरू हुआ। क्या मतलब है इसका? इससे क्या डीएचएफएल की सेहत पर एक इम्प्लीकेशन समझना चाहिए, जैसे कि बाजार ने समझा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, तो मैनेजमेंट भी आई आपके चैनल पे, सब क्लैरिफिकेशन भी दी है। ये क्या दर्शा रहा है कि एक तो मार्केट शैलो है, दूसरा जब पैनिक मार्केट को पकड़ता है तो सीज अप हो जाता है। तो बॉन्ड मार्केट में पहले इस तरह का पैनिक आया कि जो 10% का यील्ड था वो 11% पे बेचना पड़ा लॉस में, और फिर वो बढ़ते बढ़ते इक्विटी मार्केट में 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन गिरा गया आके। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट काफ़ी एज पे है। दूसरा, मार्केट शैलो है। और तीसरा, जब ये एल्गो टेक ओवर कर जाते हैं, जो मोमेंटम बेस्ड, फार्मूला बेस्ड सेलिंग आ गई कि किसी भी हालत में आप बेचते जाओ, फंड मैनेजर उस माहौल में साइड में बैठ जाता है कि ठीक है, अभी इसको वेदर करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ये नहीं है कि अच्छा हो या बुरा हो सब माल बेचना है, वो नहीं होता है। बट आज हमने देखा उस तरह का मार्केट टूट रहा था, जो 1000 पॉइंट सेंसेक्स गया नीचे, फिर 250 पॉइंट पे आ गया, तो 750 पॉइंट की रिकवरी आई, फिर थोड़ा और टूटा। तो जिस तरह से मोमेंटम वाइज मार्केट आज टूटा, वो सिर्फ यही दर्शा रहा था कि कंप्यूटर्स का सेलिंग था, पैनिक बेस था। अब ये वाजिब है कि नहीं, ये तो अब अगला हफ्ता ही बताएगा, थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। बट ओवरऑल यही दर्शा रहा है, वैल्यूएशन से मार्केट थोड़ा भयभीत है और शैलो है मार्केट, और थोड़ी भी बुरी खबर पे इतना ब्रॉड बेस सेलिंग होना ये अच्छा नहीं है मार्केट की हेल्थ के लिए। ये बात आपकी ठीक है। देखिए, ये जो एल्गो ट्रेड होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होती है, इसकी वजह से मोमेंटम बढ़ जाता है। तो डायरेक्शन तो कहीं ना कहीं मंदी का है, कहीं कमजोरी तो है, दिक्कत तो है। ये आग में घी डालने का काम करते हैं, लेकिन आग लगी तो है। सौरभ, क्या कहेंगे आप? डरने की बात तो है ना निवेशकों के लिए बाजार में इस समय? देखिए, स्पेसिफिक कारण डीएचएफएल वाला जो हादसे की बात आप कर रहे थे वो है, या राणा कपूर जी का जो आरबीआई ने स्टांस लिया वो वाली है? स्पेसिफिक कारण कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो 1 साल से मैं बोले जा रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टॉक्स की हमारे देश में जो वैल्यूएशन है उसका कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है। 40% निफ्टी की वेट फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स में है। एनबीएफसी, एचएफसी, कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं उसका कोई अर्थली रैशनल नहीं है। सो करेक्शन तो लॉन्ग ओवर ड्यू है, काफ़ी भारी करेक्शन ड्यू है। मेरे को लगता है अभी भी फाइनेंशियल स्टॉक्स में, मतलब बैंक्स एज अ होल, बैंकेक्स एज अ होल 30 से 35% की करेक्शन अभी भी बाकी है, और मार्केट एज अ होल में 15 से 20% की ओवर वैल्यूएशन अभी भी बाकी है। स्पेसिफिक वजह क्या होगी, डे टू डे बदलती रहेगी, कारण चेंज होते रहेंगे, लेकिन इस वैल्यूएशन पे आप किसी भी देश की फाइनेंशियल सिस्टम की इस वैल्यूएशन को बरकरार नहीं रख सकते। 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइम्स प्राइस टू बुक पे हमारे देश के फाइनेंशियल स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। जो उनको लेके बैठे हैं उनको वैल्यूएशन पहले गौर करना चाहिए। स्पेसिफिक आज के क्या चटपटे खबर हैं उस पर गौर बाद में किया जाए तो इतनी खराब नहीं है। आप गौर कीजिए, आपके पास स्टॉक्स हैं जो बारूद की तरह फटने वाले हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं फंडामेंटल रीजन, ये स्टॉक बहुत महंगे हैं, बाजार महंगा है। ऐसे में अगर आप ताश का घर बनाते हैं तो वो किसी भी थोड़ी सी फूंक से भी गिर जाता है। आप ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन ही कमजोर है, जब खंबे ही कमजोर हैं तो बिल्डिंग तो कभी भी गिर सकती है। ये आपकी बात हमें समझ में आई। तो आपका एनालॉजी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ओके, लेकिन प्रकाश, आपसे मेरा सवाल फिर वही है जो मैं बग्गा साहब से पहले पूछ रहा था। डीएचएफएल के मैनेजमेंट ने हमें क्या बताया? उन्होंने कहा कि देखिए, हमें नहीं पता, एक्स म्यूचुअल फंड ने वाई इन्वेस्टर को ये हमारे बॉन्ड बेचे,
उनके बीच में आपस में डील हुई, सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन था, ये दोनों फ्री थे तय करने के लिए कि किस फील्ड पे माल बेचना है, उन्होंने बेच लिया। हम बाजार से जब पूंजी उठाने जाते हैं तो हमको तो इतने रेट नहीं देने पड़ते। हमने अभी भी हाल में भी पूंजी उठाई है, 15 दिन पहले भी, और ये बात कपिल वधावन साहब खुद कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जो फंड रेस कर रहे हैं, पिछले 6 महीने में कॉस्ट बढ़ी है, सबके लिए बढ़ी है, लेकिन ये ऐसे एक्सेसिव रेट हमने पे नहीं किए हैं, और ये जो डील हुई उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या समझना चाहिए कि बाजार का ये डर जायज़ नहीं है DHFL की सेहत को लेकर? देखिए, एक्चुअली इसमें हुआ ये है कि जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी का थोड़ा सा रन दिखा, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी, उनका नाम व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हर जगह घूम रहा है कि IL&FS में सबसे ज्यादा एक्सपोजर इस पर्टिकुलर फंड का है, DSP का। अब वो फंड मैनेजर ये समझाने की कोशिश बेशक करें कि ये मार्क टू मार्केट है, NAV में इसका ये इम्पैक्ट इसका NAV में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन जब इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स में आया हुआ है या कोई भी पेपर इस टाइप के पोर्टफोलियोज में, स्कीम्स में है, वो जब ये आंकड़ा देखता है प्रदीप जी, तो वो नेचुरली रिडेम्पशन मांगना शुरू कर देता है। तो रिडेम्पशन मांगना, और सितंबर 15 के आसपास जो एडवांस टैक्स है, GST का पे आउट 30 तारीख के नजदीक आ रहा है, तो नेचुरली वो फंड ने क्या डिसाइड किया कि हम जो हमारे पेपर सर्कमस्पेक्ट है, जो बेशक A हो, लेकिन जहां पे गिरने की गुंजाइश ज्यादा है या लिक्विडिटी से इलिक्विडिटी बनने की गुंजाइश ज्यादा है, उसको हम निकालते हैं। ये उनका परसेप्शन है। अब वो DHFL उसमें आ गया, उसके अलावा कई और भी हो सकते हैं, NBFC हो, और उस वजह से, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये पेपर बिकराऊ हुआ तो शुरुआत में देयर वर ट्रेड्स व्हिच वर वेरी नॉर्मल, लेकिन जब वो ट्रेड जब बायर्स जब घट गए और पैनिक आने शुरू हो गई, और प्राइमरी डीलर्स में पिछले 5 दिन से इतनी पैनिक इसलिए भी है कि IL&FS की होल्डिंग जो है वो कई PDs के पास भी है, जो प्राइमरी डीलर्स हैं, वो जो बुक अपनी मेंटेन करते हैं उसमें भी है। तो देयर इज अ पैनिक कि ये कहीं ना कहीं सिस्टम में इलिक्विडिटी जो है उसका कहर बहुत गहरा हो सकता है। जैसे अजय ने भी कहा कि एक बार पैनिक शुरू हो जाती है तो मार्केट फ्रीज हो जाता है, मतलब वो जब वो खरगोश के आगे, उसके आगे लाइट आप डाल दो, उसकी आंखों में रोशनी चौंधिया जाता है, तो वो वहीं अटक जाता है, उसको पता ही नहीं चलता करना क्या है। तो लिक्विडिटी ना होने की वजह से जो पैनिक आया, उसमें मार्केट ने एक ये अजम्पशन कर लिया कि DHFL में कुछ गड़बड़ है। अब DHFL में अगर गड़बड़ थी तो आप मुझे ये बताइए कि बाकी चीजों में क्यों हो रही थी? बाकी चीजों में इसलिए हो रही थी। अब वो सौरभ का मुद्दा वहां पे आता है कि, और सौरभ कुछ समय पहले बोल भी रहे थे कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो NBFC कमाई नहीं कर सकती है, और अगर कमाई नहीं कर सकती तो आपकी उनकी बुक वैल्यूज 5, 5.5, 6, 7% कैसे 7 टाइम्स कैसे आप उसको सस्टेन कर सकते हो? तो दैट इज अ वेरी नेचुरल थिंग कि वैल्यूएशन जब स्ट्रेच है तो एक छोटा सा हल्की सी भी आग लगी तो वो बॉम्ब आपका एक्सप्लोड हो गया। नहीं, लेकिन इस इशू पर लौट कर वापस आते हैं, जो हमारा मुद्दा था। आपने कहा कि जहां पे चिंता थी वो बॉन्ड पहले बेचा गया, तो शायद हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को लेकर के, NBFCs को लेकर के, या इन पर्टिकुलर DHFL को लेकर के उस फंड हाउस को लगा कि ये बॉन्ड हम पहले बेचते हैं। उन्होंने बेचा और वहां पर यील्ड बढ़े, जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि DHFL में प्रॉब्लम हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर बाजार में प्रॉब्लम है, सिस्टम की प्रॉब्लम है, कि लिक्विडिटी का संकट है, और इस वजह से जो चीज आज DHFL के साथ हुई है। बग्गा साहब, क्या ऐसी ही स्थिति किसी और कंपनी के साथ भी हो सकती है? अगर इसी तरह से कोई बड़ा अमाउंट एक बॉन्ड का लॉट लेकर के कल कोई दूसरा फंड बेचने के लिए आ जाए, क्योंकि प्रकाश ये कह रहे हैं कि DSP का नाम सब जगह आ रहा है कि उनके पास IL&FS का बड़ी होल्डिंग है, और भी फंड्स का नाम भी आ रहा है जिनके पास बड़ी होल्डिंग्स हैं, कल वो भी किसी XYZ कंपनी का बॉन्ड बेचने जाएंगे, ऐसा ही पैनिक फिर से क्रिएट होने का खतरा है क्या? देखिए, खतरा किस तरह से आता है प्रदीप जी, 2 कारण होते हैं जो प्रकाश भी बोल रहे थे। एक तो है कि कॉन्टेजियन अगर बढ़ गया एक से दूसरी कंपनी में, और जो आज हमें दिखा इक्विटी मार्केट्स में, तो वो HDFC हो, ग्रुप फाइनेंस हो या रेपको हो, बहुत डिफरेंट तरह की कंपनियां हैं, बहुत डिफरेंट विंटेज की कंपनियां हैं, बट सबका माल तोड़ा जा रहा था आज। तो वो होता है कॉन्टेजियन। दूसरी बात है कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपका क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूएशन मैट्रिक्स आता है रात को। तो आज जिस यील्ड पे ट्रेड हुआ है, अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड की कीमत घट जाती है, तो वो लॉसेस फिर आने लग जाते हैं, क्योंकि वही बॉन्ड उसी टेन्योर का अगर पड़ा हुआ है किसी और म्यूचुअल फंड में, वो आज 9.5% पे चला रहा था, एकदम से उसका यील्ड 11% हो गया, तो उतना उसका लॉस आज उसको रखना पड़ेगा। वो जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर होते हैं वो ये जानते हैं, वो आज रिडेम्पशन भी डाल रहे होंगे,
तो एक ये साइकिल बन जाता है, तो कॉन्टेजियन शुरू होता है, फिर पैनिक जब बन जाता है तब मार्केट सीज हो जाते हैं। इस माहौल में क्या होता है, जो ये आपने बहुत अहम बात कही है बग्गा साहब, आप इसको थोड़ा और समझाइए। नहीं, आप कह रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट में अगर इस तरह का टेंशन दिखा और आज अलग अलग फंड्स के बारे में जानकारी मिल रही है कि इनके पास कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं IL&FS के जो कि कंपनी डिफॉल्ट में जाने का खतरा है, तो उस स्थिति में कॉर्पोरेट इन्वेस्टर या बड़े इन्वेस्टर जो इन बॉन्ड फंड्स में पैसे लगाते हैं उनकी ओर से रिडम्पशन का दबाव और देखने को मिलेगा और लिक्विडिटी की और ज़्यादा कमी होगी। म्यूचुअल फंड्स को और ज़्यादा दूसरी कंपनियों के बॉन्ड्स बेचने के लिए बाजार में आना पड़ेगा। आप तो फंड इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, आपने इतने फंड्स खुद चलाए हैं, आप ये क्लियर ट्रेंड देख रहे हैं? ये दिख रहा है। और देखिए 300 करोड़ के लिए इतना भारी भरकम इक्विटी मार्केट को लॉस दिलाना, ये दिखा रहा है कितना शैलो मार्केट है। और इसमें फिर ये बात देखिए जो सेबी ने कही अपनी बोर्ड मीटिंग में कि 25% अगले साल आप जो भी लोन्स उठाएंगे आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में आना पड़ेगा। वो मार्केट है कहाँ भारत में, कहाँ ट्रेडिंग हो रही है? 300 करोड़ का माल बेचने गया 55,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड और उसने पूरे मार्केट को बिठा दिया। ये मतलब बात क्या हो रही है और क्या प्राइसिंग चल रही है? मिस प्राइसिंग है। दूसरी बात है कि आपके मार्केट में उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है। जब सेलर होता है तो सब सेलर ही आ जाते हैं, कोई बायर खड़ा नहीं है। जैसे पहले होता था LIC या UTI आके मार्केट को संभालते थे, अभी उतना बड़ा कोई बायर है नहीं मार्केट में। और हम रिटेल SIPs फ्लोस पे चला रहे हैं मार्केट को। तो यहाँ पे सौरभ आपसे मेरा सवाल ये है कि आज कई लोगों ने ये सवाल पूछा और सोशल मीडिया पे कई जगह पे बात चल रही है कि क्या ये हमारे लिए वही समय है जो 2007-2008 में अमेरिका में था फाइनेंशियल क्राइसिस का? क्या ये लीमन मोमेंट है? वहाँ भी बाजार फ्रीज हो गए थे एक इंस्टीट्यूशन के डिफॉल्ट की वजह से, क्या वैसी स्थिति यहाँ पे दिखती? देखिए जो अंडरलाइंग नेचर है NBFC का, NBFC शॉर्ट टर्म मनी मार्केट से पैसा उठाती है, 3 महीने 6 महीने 12 महीने का पैसा उठाती है और फिर 3 साल के लिए गाड़ी का लोन देती है या 20 साल के लिए होम लोन देती है। वो मॉडल बहुत ही फ्रैजाइल है, वो चाहे US में हो, UK में हो या इंडिया में हो, बहुत फ्रैजाइल मॉडल है हर देश में। और हर देश में जब कॉस्ट ऑफ फंडिंग, होलसेल कॉस्ट ऑफ फंडिंग, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जब ऊपर भागता है, ये मॉडल बहुत जल्दी टूट जाती है। तो 10 साल पहले यूरोप और US में हुआ, 11 साल पहले यूरोप USA में हुआ, लेट 90s में इंडिया में हुआ था। लेट 90s में कुछ 700-800 NBFC इंडिया में बंद हो गए थे, लेट 80s में US में हुआ था। तो ये हर दशक में हर बड़े इकोनॉमी में होता ही रहता है। वैसे इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जो ताज्जुब की बात मेरे को इंडिया में लग रही है कि ये सब जानते हुए इन्वेस्टर इस भाव में NBFC, HFC, प्राइवेट सेक्टर बैंक खरीदने के लिए तैयार है, वो बहुत मेरे को आश्चर्यजनक लगता है। सीजन्ड इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े फंड चलाने वाले हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर इतने ऊंचे भाव में क्यों ये स्टॉक्स लेके बैठे हैं? इतने 2 साल 3 साल हो गए, ये मेरे को समझ नहीं आता। और जो दूसरी बात रेगुलेटर की तरफ से सन्नाटा, ये वाले जो अभी जो पल जा रहे हैं आज अगले हफ्ते, बहुत नाजुक पल हैं। अगर रेगुलेटर ऐसे माहौल में मार्केट कॉन्फिडेंस को शोर अप नहीं कर सकता, IL&FS जैसे एंटिटी की 90,000 करोड़ की डेट आउटस्टैंडिंग है, 25-30 हज़ार करोड़ तो NCD मार्केट से होगा ही वो, तो वो NCD 25-30 हज़ार करोड़ की किसी के पास है, उसका पैसा बर्बाद होने वाला है। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे हालात में कि रेगुलेटर स्टेप इन करे मार्केट में कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, नहीं तो ये सिचुएशन बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट करेगा। शेयर प्राइसेस ऊंचे भाव पे वैसे ही खड़े हैं, अनसस्टेनेबल वैल्यूएशन पे वैसे ही हैं। लीविंग असाइड शेयर प्राइसेस, स्टॉक मार्केट की हालत छोड़ के इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीक्स हैं। सो रेगुलेटरी इंटरवेंशन की सख्त ज़रूरत है। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को तो मैं 1 साल से बोल रहा हूँ, भाग जाइए इन स्टॉक से, बट लेट्स फॉरगेट द स्टॉक मार्केट फॉर अ मोमेंट। फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इकोनॉमी के नज़रिए से, देश के नज़रिए से भी ये बहुत अहम पल है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी होलसेल मार्केट फंडेड हो चुकी है। PSU बैंक तबाह हो गए हैं, हमारी इकोनॉमी होलसेल मार्केट के फंडिंग में चलती है। अगर उस मार्केट में फ्रीजिंग आ गई, वो मार्केट फ्रीज अप हो गया, तो कार फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, पूरा का पूरा सिस्टम पैकअप हो जाएगा एट अ टाइम व्हेन एज इट इज रेट साइकिल ऊपर जा रहा है, करेंसी पे दबाव है। सो बहुत नाजुक पल है इकोनॉमी के लिए, रेगुलेटरी इंटरवेंशन की सख्त ज़रूरत है आज के डेट पे। बिल्कुल, तो दिक्कत काफ़ी बड़ी है। पूरे के पूरे सिस्टम को बचाने के लिए इस समय सरकार और RBI को दखल देना चाहिए। क्या करना चाहिए रेगुलेटर्स को?
क्या चाहते हैं बाजार के एक्सपर्ट, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज बाजार में हमने देखा एक हॉरर शो, जबरदस्त बिकवाली, घबराहट, डर का माहौल देखने को मिला। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा, मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी और मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान बने हुए हैं। हम ये सोच रहे थे कि दिक्कत दीवान हाउसिंग फाइनेंस में कहीं है, वहां से प्रॉब्लम शुरू हुई, लेकिन दिन खत्म होने के बाद और अब हमारे एक्सपर्ट जो हमें बता रहे हैं कि दिक्कत दीवान हाउसिंग में नहीं है, दिक्कत तो कहीं और है। IL&FS जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो डूबने की स्थिति में है और उसकी वजह से पैनिक फैल रहा है और उसका एक नुकसान DHFL को हो गया, कल किसी और को भी हो सकता है। लेकिन सौरभ मुखर्जी जो अभी कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि RBI को और सरकार को, रेगुलेटर्स को कदम उठाने की जरूरत है। बग्गा साहब, क्या आप इससे सहमत हैं? और अगर हाँ तो क्या करना चाहिए? देखिए, या तो IL&FS को ही अगर बचाया जा सके तो सबसे अच्छी बात, अगर नहीं तो IL&FS की वजह से कितना नुकसान उन तमाम लोगों को होगा, उन तमाम कंपनीज को होगा जिनके पास उनके बॉन्ड हैं, और फिर उनके लिए क्या किया जाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस माहौल में मुश्किल भी रहता है सरकार या रेगुलेटर को स्टेप इन करना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, बट सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट कंपनी है और इसमें आपको कॉन्टेजियन रोकना है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आग ना उछलती जाए और ऐसा ना हो कि पूरा सिस्टम को जला दे। तो पहले क्या करना पड़ता है कि रेगुलेटर और सरकार को आके मार्केट को सांत्वना देनी है कि हम इससे जूझ रहे हैं, ये नहीं हुआ है। दूसरा है आपको कड़े कदम उठाने हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खोखली कंपनी है, उसके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। सो लगता ये है दूर से कि लिक्विडिटी इशू है, क्रेडिट इशू इतना नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट अगर करे जाएं, उनको पूरा पारित किया जाए, हो सकता है कि उभर सके। उसके लिए आपको लिक्विडिटी लाइन देनी पड़ेगी, जो 2008 में फेड ने किया। $800 बिलियन का अंत में पूरा लिक्विडिटी डाल दिया था और फेड की बैलेंस शीट 4.5 ट्रिलियन बढ़ी और 0% इंटरेस्ट रेट पे। हाँ, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग कदम, और ऐसा नहीं उनको एक पहले दिन बग्गा साहब, हालांकि आपकी बात लोग बहुत आसानी से समझते हैं, आप बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं, लेकिन हमारे आम दर्शकों को मैं समझाऊं कि बग्गा साहब क्या कह रहे हैं। IL&FS ने इंफ्रास्ट्रक्चर में, बड़े प्रोजेक्ट्स में कई जगह निवेश कर रखा है। जब वो प्रोजेक्ट पूरे होंगे, उनमें से कमाई शुरू होगी, तो IL&FS के पैसे वापस आएंगे। आज अगर दिक्कत है तो उस कर्ज को थामे रखने के लिए और ज़्यादा लंबे वक्त तक बनाए रखने के लिए IL&FS दूसरी जगह से पैसे उठा रहा है और अब वो उसकी सर्विस करने की, उनको ब्याज चुकाने की स्थिति में नहीं है। तो सरकार की या RBI की ओर से IL&FS के इन बॉन्ड्स को होल्ड करने के लिए कोई सुविधा दी जाए, या उन बॉन्ड होल्डर्स को जो पेमेंट किए जाने हैं उसके लिए कोई रास्ता दिया जाए। तो जो लाइन ऑफ क्रेडिट की बात है, कर्ज देने की, लिक्विडिटी देने की, पैसे देने की बात यहाँ पर आती है। ऐसा कोई रास्ता प्रकाश क्या आपको दिखता है? क्या अमेरिका में जो मॉडल अपनाया गया वैसा कुछ हम यहाँ भी कर सकते हैं, या उससे कहीं अलग, कुछ अलग करने की जरूरत है? नहीं, मॉडल्स थोड़े बहुत अडेप्टेबिलिटी के हिसाब से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, ढांचे को देखते हुए शायद अलग हो, बट द स्पिरिट हैज टू बी द सेम। जो अजय ने समझाया कि आज क्वांटिटेटिव ईजिंग कैसे शुरुआत हुई थी, वो किस लिए हुई थी? वो इसीलिए हुई थी कि आप हर चीज को, अगर चक्का जाम हो गया है तो कहीं ना कहीं उसमें तेल डालना शुरू करें, उसको घुमाना शुरू करें। पहले थोड़ी रफ्तार पकड़ेगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा। IL&FS के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो डिले हुआ है उसकी वजह से उनकी सर्विसेबिलिटी खत्म हो गई। उन्होंने पैसा जुटाया था, वो 5 साल 3 साल की अवधि के लिए था। अब वो प्रोजेक्ट को ही अगर 6 साल लग रहे हैं तो नेचुरली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट सर्विसिंग बिकम्स डिफिकल्ट। अब उसको वहां पे एडजस्ट करने के लिए री इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स अगर वो कर पाए, या कुछ इस टाइप की गारंटी उसको मिले, तो वो भी कर सकते हैं। RBI इसमें इंटरवीन करेगा ये मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक कॉर्पोरेट स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक, ग्रुप स्पेसिफिक इशू है। बट एक पॉलिसी का जो मामला है प्रदीप जी, जो अजय ने बहुत ही सही तरह समझाया कि पॉलिसी को आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए, थोड़ा सा एडेप्टेबल बनाइए, लेकिन जब पूरे सिस्टम के लिए दिक्कत हो जाए तो फिर ये नहीं कह सकते आप कि एक प्राइवेट कंपनी की प्रॉब्लम है तो हम दखल नहीं दे सकते। सौरभ, लास्ट वर्ड आपका। देखिए, अगले हफ्ते में काफ़ी कुछ होने वाला, मेरे को लगता है RBI को इस मुद्दे पे, IL&FS के मुद्दे पे कुछ ना कुछ चार्ज तो लेना पड़ेगा। और जैसे हम अक्टूबर के रेट हाइक्स की तरफ जाते हैं, बिकॉज मेरे को लगता है अक्टूबर पॉलिसी में रेट हाइक तो आना निश्चित है। आई थिंक RBI को शायद अगले हफ्ते ही क्लैरिफाई करनी चाहिए
कि लिक्विडिटी, सिस्टम लिक्विडिटी और सिस्टम रेट्स के तरफ से क्या स्टांस रहेगी, बिकॉज लिक्विडिटी टाइट हो रही है सिस्टम में, रेट्स बढ़ने की आशंका काफ़ी भारी है। साथ साथ ये IL&FS वाला पूरा मुद्दा सामने आ गया, LIC की इंटरवेंशन कुछ खास रही नहीं लगता है। सो अगले हफ्ते आई थिंक रेगुलेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक है सिस्टम के लिए, इकोनॉमी के लिए। रेगुलेटर विल हैव टू स्टेप इन एंड दोनों मुद्दे पे, मैक्रो इशू, लिक्विडिटी, सिस्टम रेट्स और IL&FS पे कुछ ना कुछ RBI को बोलना पड़ेगा अगले हफ्ते। ओके, तो मूल बात यह है कि ब्याज दरें बढ़ेंगे, वो एक चीज़ है। ब्याज दरें बढ़ने से सरकार को भी अब 8 से 8.25% के रेट पर 10 साल के लिए पैसे जुटाने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ये रेट देती है तो थोड़े प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बोरोवर्स हैं वो 9% पे ले, जो कमज़ोर बोरोवर हैं वो 9.5%, और कोई बहुत कमज़ोर है तो 10% पे ले। लेकिन अगर किसी को 12%, 13% वाली स्थिति आ जाए तो वहाँ पे संकट होता है, या किसी की ऐसी स्थिति हो कि उसको पैसा मिले ही नहीं, ये लिक्विडिटी है। तो रेट और लिक्विडिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। तो RBI को रेट भले ही बढ़ाना हो, लेकिन लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में है, सबको नकदी मिले और एक रीजनेबल रेट पर हर कोई कर्ज ले पाए, हर इंस्टीट्यूशन, हर NBFC के लिए वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए, उतनी सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए RBI को कुछ करना पड़ेगा, और वो क्या करेगा इसका हम सभी को इंतजार है। हम नजरें बनाए रखेंगे और वो अपडेट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस